नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा की ताकत पर। तो दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो कि बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो चुका है और जो कि बड़ौदा हल्के में पुराने राजनीतिक जिनका पुराना राजनीतिक संबंध रहा है वो भी है हमारे साथ। तो एक बार मैं थोड़ा सा पहले आपको अलग बताना चाहूँगा, जो हमारा चैनल हरियाणा की ताकत भाई, इसको सारे भाई एक बार सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि बड़ौदा हल्का आप जानते हो उपचुनाव होगा अब, क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जी हैं जो उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब भाई इलेक्शन दोबारा होगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र मलिक जी, जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको, जेजेपी जो जननायक जनता पार्टी है दुष्यंत चौटाला जी की, वो उनसे टिकट ले चुके हैं। और अब जो पहले टिकट ली थी वो पहले ली थी 2019 का चुनाव था जो, तो अब जो होगा मतलब 2020 माना जाएगा, उपचुनाव होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। पहले तो आपका स्वागत है जी आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा की ताकत पर। धन्यवाद आपका, आप सभी के साथियों का धन्यवाद, मीडिया के साथी जितने आए हो। अच्छा, मैं आपसे आज थोड़ी सी राजनीतिक बात करना चाहूँगा, तो मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपका जो राजनीतिक करियर है वो मैंने सुना बहुत पुराना है, करीबन करीबन 20 साल पुराना है, तो आपको जो एक्सपीरियंस भी बहुत सारा होगा। तो अब जो बड़ौदा हल्का इसमें उपचुनाव होगा, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी, जैसे आपकी जेजेपी पार्टी है, पहले आप कांग्रेस पार्टी में थे, तो वो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है? देखिए, पहली प्राथमिकता तो आज देश के सामने जो एक वैश्विक महामारी कोरोना ने जिस प्रकार से एक संकट खड़ा किया हुआ देश के सामने, प्रदेश के सामने, तो उससे निपटना एक प्राथमिकता है। उसके साथ साथ राजनीतिक बातें तो दूसरे नंबर पर आती है। जो परिस्थितियां बनी हैं हमारे हलके में, हमारे जो विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनका आकस्मिक निधन हुआ जिसका हम सबको खेद है। ये जब भी चुनाव होगा बड़ौदा विधानसभा में, तो जो यहाँ के मुद्दे हैं उन पे ये चुनाव होगा। और मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है बड़ौदा हल्का, ये उनकी कर्म भूमि रही है। और आज हरियाणा का युवा और किसान भाई दुष्यंत चौटाला जी में अपना भविष्य देख रहा है। जिस प्रकार से आज दुष्यंत चौटाला उभर कर आए हैं हरियाणा के राजनीतिक परिपटल पर, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है उनकी। जो पहले ही चुनाव में 10 सीटें लेकर हरियाणा में एक राजनीतिक नई पार्टी जो बनाई थी, लोगों के सामने उभर कर आए हैं। एक जो विकल्प उन्होंने दिया है हरियाणा में आने वाली राजनीति को दिशा देने के लिए, जो एक नेतृत्व आज भाई दुष्यंत चौटाला जी के में आज देख रहा है हरियाणा, तो इसको देखते हुए आने वाला समय भाई दुष्यंत चौटाला जी का है। और जो मुद्दे लेकर चले हैं, जो लोगों की भलाई के लिए ही उन्होंने आज बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन करके सरकार में भागीदारी की है। विपक्ष तरह तरह के आरोप लगाता है, ये सिर्फ एक आरोप लगाने से जनता का भला नहीं हो सकता। दुष्यंत चौटाला जी की सोच है कि सरकार के साथ मिलकर ही लोगों का कुछ भलाई का काम किया जा सकता है। जो जनता के बीच में जो वायदे करके आए हैं, उनमें से जितने भी करवाए जा सकते हैं वो सरकार के साथ मिलकर करवाए जा सकते हैं। मैं मानता हूँ जितना उनका जो वायदे थे उनमें से एक दो भी पूरा करवा लिया गया तो मैं समझूंगा एक समय का सदुपयोग होगा। एक 5 साल यूँ कहने से, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी 30-31 विधायक लेने के बाद ये कहती है कि हम तो सत्ता में नहीं, ये एक समय ज़ाया करने की बात है। अब भाई दुष्यंत चौटाला जी की कितनी बढ़िया सोच है। जिस प्रकार चौधरी छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम जी ने किसान कमेरे के भले के लिए तत्कालीन अंग्रेज शासकों से हाथ मिलाकर किसान को बचाने का काम किया था, उसी प्रकार से आज दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में भागीदारी करके किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया है। कहीं न कहीं ये एक किसान के कमेरे के देहात के
युवा के हितों के लिए उन्होंने ये फैसला लिया और उसी के प्रयास में सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं और किसान की युवा की आवाज़ उठाते रहते हैं। ये एक उनका बहुत अच्छा निर्णय है। अच्छा मलिक साहब, आपने जो अभी बात की है किसानों की, तो इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने सर्वे किए हैं 2-3 गांव के, मेरे को नहीं पता आपने देखे हैं या नहीं देखे, तो वहाँ पे किसान जो मैंने देखे वो बहुत नाराज़ चल रहे हैं सरकार से, क्योंकि जो सरकार ने वायदा किया था कि 72 घंटे में किसान की जो राशि होगी, जो फसल की जो पैसे होंगे वो उनके खाते में आ जाएंगे, तो वो अभी तक आए नहीं, करीबन 20 दिन हो गए। देखिए, ये जो पूरे देश में डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये हरियाणा प्रांत की बात नहीं है। जिस प्रकार आपने देखा पूरे देश में आज ऑनलाइन से या ई ट्रेडिंग से ये एक सिस्टम बन गया है कि सीधा डायरेक्ट खाते में आने का। ये कोई हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, ना हरियाणा सरकार की। जो सरकार ने फैसला लिया है, अब की बार दुष्यंत चौटाला के प्रयासों से पुराने सिस्टम के तहत या आड़तियों को भी पैसा दिलवाने का उनका प्रयास था, और जो एक आपातकाल की स्थिति थी आज प्रदेश में, एक चुनौती भरा कार्य था। उधर किसान की फसल समय पे खरीदनी और उधर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मंडियों में भीड़ ना होने देना। इस चुनौतीपूर्ण कार्य में भी चुनौती को भी स्वीकार करते हुए दुष्यंत चौटाला अपने घर से निकलकर मंडियों का दौरा किया। आपने देखा हुआ विपक्ष का कोई नेता मंडियों में नहीं आया, खाली कमरे में बैठ के बयानबाजी की, सिर्फ उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। ये कोई सहयोग नहीं किया कि भाई मंडियों में किसान को असुविधा ना हो, इस बात के लिए सहयोग करें और किसान की फसल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जाए समय पर। ये सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी ने किया प्रयास, जबकि कृषि मंत्रालय भी उनके पास नहीं था। वो सिर्फ किसान के दुख दर्द के लिए बीच में आए, उनकी कोई विभागीय जिम्मेवारी नहीं थी। उन्होंने अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी और किसान नेता होने के नाते मंडियों में दिन रात घूमे और जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा किसान की सुविधा के लिए काम किया। कम से कम असुविधा हो, इसलिए वो दिन रात उन्होंने काम किया। ये मैं मानता हूँ उनको, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने अपना दिन रात एक किया किसान के। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि जो दुष्यंत चौटाला केवल यही गए हैं मंडियों में, तो जो एक आप भी जानते होंगे अभय चौटाला जी हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। जो मैंने कई वीडियो भी देखे हैं, अभय चौटाला जी मंडियों में गए हैं, ये बात मैं आपको इससे अवगत करवाना चाहूँगा। तो अभय चौटाला जी ने भी दुष्यंत चौटाला का भी बहुत निशाने पर लिया, दुष्यंत चौटाला जी को भी, उनका भी बहिष्कार किया और बीजेपी सरकार का भी। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, विपक्ष का तो काम ही होता है एक आलोचना करना। विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता, वो ये नहीं देखता कि आज किस संकट में सरकार, किन परिस्थितियों में, किस चुनौतीपूर्ण माहौल में किसान की फसल खरीद रही है, किस प्रकार से आज एक तरफ तो ये भीड़ ना होने देना, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना, मंडियों में गैदरिंग ना होने देना, और दूसरी तरफ विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई दूसरा है, वो सब ने अपना राजनीतिक बयानबाजी की है, राजनीतिक रोटियां सेकी है सिर्फ और सिर्फ। और उनका कोई दूसरा वो नहीं था कि भाई इस महामारी के समय में आकर सहयोग करे सरकार का या जनता के सुख दुख से उनको कोई सरोकार हो। अच्छा, मैं एक बार दिग्विजय चौटाला जी से मिला था, तो कोई प्रोग्राम था उनका, छोटी सी मेरी बात हुई थी, तो मैंने पूछा था कि 2024 में जेजेपी से बड़ौदा हल्का का कौन सा कैंडिडेट चुनोगे आप? तो उन्होंने बताया था कि भूपेंद्र मलिक ने भी अपना अच्छा साथ दिया है। तो अगर वो दोबारा आप पे दाव खेलना चाहे तो आप क्या उम्मीद पे खरा उतर पाओगे? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 100% ये सीट जीत कर लाएंगे, और जो जनता का और बड़ौदे हल्के का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उसको देखते हुए हमारे को पूर्ण विश्वास है कि हमें ज़रूर विजय श्री मिलेगी बड़ौदा हल्का से अब की बार। अच्छा, मैंने एक चैनल पे एक वीडियो देखी थी, तो उसमें बताया गया था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की लिस्ट में भी आपका नाम कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम जननायक जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी टिकट देगी जब भी हम अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगे, और पार्टी और कोई जिम्मेवारी लगाएगी उसको भी बखूबी निभाएंगे। ये तो एक खाली मीडिया ने उठा रखा है, हमारा तो एक
समर्पित कार्यकर्ता है। पार्टी टिकट देगी जब भी इसमें है, ना देंगे जब भी इसमें है। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया जी, कोरोना है, जो कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसमें आपके समर्थक भी होंगे, और राजनीतिक में अगर समर्थकों को टाइम पे नहीं संभाला जाए तो वो यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो इसके मुताबिक आपको कितना मुश्किल लगता है? आप संभालते हो उनको जो आपके बिल्कुल। हम देखिए, आप इस महामारी के समय में भी हम जितना भी समय है अपने हल्के वासियों के, अपने साथियों के दुख दर्द में फ़ोन के माध्यम से या जहाँ जाना ज़रूरी होता है वहाँ जाते भी हैं। और जो भी समाज की भलाई के लिए या इस महामारी में जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया है, चाहे सैनिटाइज़र बांटना था या कोई किसान की फसल जली है, हम वहाँ भी दुख दर्द में शामिल हुए हैं। समय समय पर हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो अच्छा, एक जो पिछली बार 2019 में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मलिक साहब ने अभी बताया, चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा, 2005 तक रहा है। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये गढ़ तोड़ दिया था। तो अब की बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगे हुए इस गढ़ को अपना बचाने में, और वहाँ से बीजेपी भी अपनी साख बचाने में लगी है। तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, कांग्रेस सरकार को और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को लोगों ने देख लिया है। 10 साल बड़ौदा हल्का से झूठ के सिवा उन्होंने कुछ नहीं दिया। बड़ौदा हल्का में झूठ बोली है, कोई विकास कार्य नहीं किया। यहाँ चम्मन गांव है, एक भी गांव में बताए भूपेंद्र हुड्डा कोई सरकारी कॉलेज खोला हो, कोई सरकारी अस्पताल खोला हो, जबकि साथ लगता उनका गांव सांगी है। वहाँ जाके देखिए आप, उन्होंने ITI इंजीनियरिंग कॉलेज और तरह तरह की जो शहर जैसी सुविधाएं अपने गांव में दी हैं। कहने को तो चुनाव में आके भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं मेरा घर है, लेकिन जब काम करने की बात आती है उनको केवल सांगी खडवाली दिखाई दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ौदा हल्का का जो मान सम्मान है, जो स्थानीय व्यक्ति जो यहाँ का नुमाइंदा होना चाहिए, वो हक भी भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा हल्का को नहीं दिया। वहाँ जो एक खडवाली के अपने भाई बताते थे, जिसको ना चाहते हुए लोगों के भारी विरोध के बावजूद भी ज़बरदस्ती यहाँ थोपा। ये तो आप देख सकते हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कितना चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ काम किया, कितना नहीं किया, कितना बकाया गया है। वोट यहाँ से लेते थे, काम कलोई में करते थे, यहाँ के युवाओं को बरगलाते थे और कलोई के युवाओं को नौकरी देते थे। यहाँ के युवाओं के साथ तो खाली चौधर, झूठी चौधर का नारा दे के उन्होंने अपनी चौधर चमकाई है। यहाँ के युवाओं को तो ठगने का काम किया 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी ने और जो कांग्रेस पार्टी थी उसने। अच्छा, एक जो अपना इलेक्शन हुआ था 2019 में, जो MP का इलेक्शन बोल देते हैं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ से थे, दिग्विजय चौटाला भी जी थे, और यहाँ से रमेश चंद्र कौशिक जी भी थे। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा था जो अपना बड़ौदा हल्का है, यहाँ से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वैसे तो ओवरऑल तो सोनीपत से हार चुके थे वो 1 लाख की लीड से, जो ये हमारे रमेश चंद्र कौशिक जी थे ये जीत गए थे। तो फिर जो अपना हल्का है बड़ौदा हल्का, यहाँ से वो एक अच्छी लीड से जीते थे, और एक खरखोदा हल्के से। तो अब की बार मेरे को आप बताना चाहो एक बार, कितना लगता है आपको कि यहाँ पे उनका दमखम नहीं रहा है या फिर रहा है? देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी हमेशा जाति पाति की राजनीति करती है। यही उनका एक मूल मंत्र है जीतने का। अक्षेत्रवाद की बात करते हैं ये लोग, जाति पाति की बात करते हैं। अभी पिछले चुनाव में उन्होंने जाति पाति खेल के ये बड़ौदा और गोहाना सीट जीतने का कार्य किया है। गोहाना में तो ये कहा गया कि सैनी जीतेगा, और बड़ौदा में ये कहा गया, ये डर दिखाया गया कि ब्राह्मण जीत जाएगा। ये इस तरह की छोटी बातें करके अपना उल्लू सीधा करने में एक बार तो कामयाब हो गई, लेकिन अगली बार जनता इनको पहचान चुकी है। इस तरह के इनके छोटे मुद्दे चलने वाले नहीं हैं। ये जात पात फैलाकर अपना उल्लू सीधा किया, कभी अक्षेत्रवाद के नाम पर, कभी जातिवादी भी फैलाकर यहाँ से जीत तो जरूर गई, लेकिन लोग अब पछता रहे हैं इनकी बातों में आके। इन्होंने झूठा भ्रम फैलाया, एक जात पात फैलाई, एक 36 बिरादरी को बांटने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने एक दूसरे से लड़वाने का काम किया, जाट को ब्राह्मण से लड़वाने का काम किया, ब्राह्मण से जाट को लड़वाने का काम किया। ये छोटी सोच के लोग हैं, ये सिर्फ छोटे मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच में आते हैं। वो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ खुद इसीलिए हारे, जाति पाति राजनीति की उन्होंने। और ये ठीक है, बड़ौदा हल्का एक जाट बाहुल क्षेत्र है, इसमें जाति पाति की राजनीति करके वो अपना उल्लू सीधा करके लोग आज
अपनी भूल माने हुए हैं कि जो उन्होंने एक बहकावे में आकर कांग्रेस को वोट दे गए थे। अब की बार ऐसी भूल नहीं होगी यहाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आपने बहुत सारी तपस्या की है, करीबन 10-15 साल मैंने देखा था, तो आपको फिर भी वहाँ पे नाकामियाँ मिली थी, तो वहाँ पे आप कामयाब नहीं हो पाए थे टिकट लेने में। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको? जो श्री कृष्ण हुड्डा जी को टिकट दी थी वो बताया जा रहा है कि इस हल्के के नहीं थे। देखिए, मैंने कहा ना आपको 10-15 साल नहीं, मैं 1990 से राजनीतिक में हूँ और मेरा परिवार तो 3 पीढ़ियों से राजनीति में है। 90 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ लिया था। ठीक अच्छा, है। चेयरमैन बनाए गए थे शायद आप? हाँ, मैं ये मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा था 1.5 वर्ष। तो ऐसा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का एक ही प्रोग्राम है। यहाँ से कोई राजनीतिक रूप से मजबूत होकर ना उभरे, ये बड़ौदा हल्का के लोग राजनीतिक रूप से मजबूत ना हो कि ये मजबूत होंगे, अपना हक मांगेंगे। यहाँ ऐसे डम्मी लोगों को राजनीति में आगे लाया जाए जिनका कोई लोगों में वजूद ना हो और उनका हक खा के कलोई हल्के को दिया जाए, रोहतक को दिया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने हम जैसे युवाओं को आगे नहीं आने दिया राजनीति में कि ये यहाँ से अपना हक मांगेंगे, बड़ौदा हल्का की आवाज़ बनेंगे, बड़ौदा हल्का की हिस्सेदारी मांगेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने यहाँ के किसी नेता को आगे नहीं आने दिया। आगे भी उनका यही उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत ना होने दें और यहाँ से एक खाली चौधर का नारा देकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। चौधर आए जब सिर्फ और सिर्फ कलोई को के काम करते रहे, उनका ये एकमात्र उद्देश्य है। अच्छा, जैसे मैंने सर्वे किए थे 2-3, तो मैं आगे भी करता रहूँगा। वहाँ पे लोगों के कुछ सवाल थे। एक सवाल था, बड़ा टेढ़ा सवाल था, वो पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो कि बताया था कि जो भूपेंद्र मलिक जी हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के कॉन्टैक्ट में है, तो वो मतलब पासा पलटने में मतलब जा सकते हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना आपका? क्योंकि राजनीतिक में संभावना कुछ भी हो सकती है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही कोई इस तरह का इरादा हमारा भविष्य में भी। और हम एक आपको बता चुके हैं, हम समर्पित कार्यकर्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। दुष्यंत चौटाला हमारे नेता हैं, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर केसी बांगड़ हमारे नेता हैं और जो भी पार्टी फैसला लेगी हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो भाई आपने वीडियो देख ली है, जो बयान है वो भूपेंद्र मलिक जी ने जो दिए हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करके अपने कमेंट्स ज़रूर बताना भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो भूपेंद्र मलिक जी है ये जेजेपी के पूर्व जो टिकट के हकदार थे, जिनको टिकट मिली थी वो हैं। तो भाई इसी के साथ जय हरियाणा और जय हरियाणी भाई।